पुतिन से सॉरी टू इज़राइल बट व्हाई। जी हाँ, न्यूज़ में तो आपने सुना ही होगा कि पुतिन ने इज़राइल को सॉरी बोला है। ऑफिशियली तो नहीं बोला, अनऑफिशियली इस तरह की बातें की जाती है जियोपॉलिटिक्स के अंदर, बट क्यों की है जानते हैं इस वीडियो में। एक्चुअली पुतिन अभी बहुत सारे समस्याओं से घिरे हुए हैं। एक फ्रंट पे वॉर चल रही है, दूसरा फ्रंट पे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर, तीसरे है उनके विदेश मंत्री जो आए दिन कुछ ना कुछ टिप्पणियाँ करते रहते हैं। इस बार भी इजराइल को सॉरी उनको इन्हीं विदेश मंत्री की वजह से बोलना पड़ा है। तो चलिए समझते हैं कि इजराइल के बारे में उनके विदेश मंत्री ने ऐसा क्या टिप्पणी किया जिसकी वजह से उन्हें पुतिन को सॉरी बोलना पड़ा। तो ये जानने से पहले आपको मैं पुतिन के ऊपर कुछ बातें बताता हूँ। दरअसल पुतिन के ऊपर बहुत सारे लोग सैंक्शंस लगाते हैं या फिर चार्जेस लगाते हैं। सैंक्शंस तो गलत शब्द हो जाएगा, चार्जेस लगाते हैं कि ये करप्ट आदमी है, ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। ऐसे ही नहीं, 20 साल से रसिया के राष्ट्रपति बने बैठे हैं, ये रसिया से बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, रसिया में बहुत ही ज़्यादा करप्शन फैला रहे हैं। ये 20 साल से रसिया के राष्ट्रपति हैं, फिर भी रसिया की इकनॉमी आज की डेट में 1.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास ही है। इसका मतलब ये है कि पुतिन बहुत सारा धन अपने पास इकट्ठा किए हुए हैं ब्लैक मनी के रूप में। बट ये उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है ये लगाई जाती है यूएसए और सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा जो इनके खिलाफत में रहते हैं, क्योंकि पुतिन रसिया के एक बहुत ही ग्रेट लीडर उभर के आ रहे हैं। और जो ये और रसिया के यूएसएसआर के टूटने के बाद से अभी तक के ये पहले ऐसे लीडर हैं जो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के इस तरह विरोध करते हैं और इनका कोई भी बात नहीं मानते हैं। नाटो का भी ये विरोधी बहुत बड़े हैं। इसलिए इनके ऊपर जो अभी दुनिया का सबसे अमीर आदमी है इलॉन मस्क, ये भी ट्वीट करते रहते हैं कि ये अमेरिका का सबसे बड़े अमीर आदमी नहीं है, फिर वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी नहीं है। दरअसल पुतिन ही वर्ल्ड के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं और वो ऐसा करप्शन के ऊपर चार्जेस लगाने के लिए उनके ऊपर करते हैं। ये सब तो बात रही साइड में, वो पुतिन करप्शन करते हैं या नहीं ये बात रही साइड में। बट एक बात तो पुतिन की मानने वाली है, जब उनके देश के ऊपर बात आती है तो वो अपना ईगो साइड में रख के अपने देश के लिए काम करते हैं। तो इस बार भी उन्होंने सॉरी अपना ईगो को साइड में रख के अपने देश के हित में काम करने के लिए ऐसा किया। तो जानते हैं कि अब इज़राइल को पुतिन ने सॉरी क्यों बोला, इसको समझने के लिए पहले इज़राइल के बारे में कुछ समझना पड़ेगा। तो इज़राइल के बारे में कुछ ज़रूरी बातें यह है कि इज़राइल तो 1951 से पहले कोई देश नहीं था। दरअसल 1951 में जगह जगह से लोग यूके, अमेरिका और जगह जगह से यूरोपियन यूनियन से लोग 24 लोग आकर के पैलेस्टीन में बसे और वहाँ से अपना देश स्थापना करने तक की बात हुई। तो 1951 में जब इजराइल बसाया जा रहा था, फिर उस दौर में ये संघर्ष चल रहा था एक देश बसाने को, ये ज्यूइश लोगों की। तो आपको तो ये पता है कि ज्यूइश जो कम्युनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बिखरी हुई थी, क्योंकि जब नाजी जर्मनी ने इनका संहार किया था तो ये लोग जगह जगह जर्मनी से भाग चुके थे और जगह जगह यूरोप के अन्य देशों में इन्होंने शरण ली थी। तो आपको पता ये भी होना चाहिए कि रसिया का कुछ भाग यूरोप में भी आता है, कुछ भाग एशिया में भी आता है, क्योंकि रसिया इतना बड़ा कंट्री है जो पूरा एशिया से लेकर यूरोप तक स्ट्रेच है। तो जब इजराइल वो देश जो अमेरिका का भी दुलारा है, यूरोपियन यूनियन का भी दुलारा है, रसिया का भी दुलारा है और इंडिया का भी दुलारा है। तो अमेरिका का और यूरोपियन यूनियन का दुलारा होने के सेम कारण इजराइल का ये है कि इजराइल का कैपिटल है जेरूसलम, और जेरूसलम में ईसाइयों के जो गुरु हैं या फिर उनके जो गॉड हैं उनसे रिलेटेड बहुत ही स्पेशल कोई चीज़ हुई थी वहाँ पे ईसा मसीह से। जेरूसलम में ईसा मसीह से रिलेटेड बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट तीर्थ स्थल है ईसाइयों का। इसके वजह से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जो इसको कंटिन्यूसली सपोर्ट करते आए हैं ताकि वो अरब देशों से लोहा लेते रहें और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के जो ईसाई देश हैं, ईसाई लोग हैं, वो कंटिन्यूसली अपने तीर्थ स्थल
यरूशलेम को सावधानीपूर्वक विजिट कर सकें। और अगर वो यरूशलेम मुस्लिम आक्रांताओं के कब्ज़े में आ जाता है तो इनको वहाँ पे जाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए इजराइल को सपोर्ट करते हैं। इंडिया के लिए इजराइल इसलिए बुला रहा है कि इंडिया और इजराइल में एक बहुत ही नहीं कही जाने वाली भी बहुत ही इंडिया का इजराइल सिर्फ इसलिए बुला रहा है कि इंडिया और इजराइल के बीच स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं, जिसकी वजह से इंडिया इजराइल का सपोर्ट करता है और इजराइल की मांग है वो पूरी करने की कोशिश यूएन लेवल पे करवाता है। और रसिया का भी इजराइल बुला रहा है क्योंकि इजराइल में रहते हैं 17% रशियन स्पीकिंग कम्युनिटी। जी हाँ दोस्तों, जब इजराइल बन रहा था तो यही 17% जो अभी जो है रशियन स्पीकिंग कम्युनिटी, ये ज्यूइश भी है। और जब इनका नाजी जर्मनी ने संहार किया था तो ये रसिया या फिर और सब देशों में जब रहने गए थे तो ये रसिया में भी बहुत हिस्से में रहते थे ज्यूइश लोग। तो जब इजराइल बना तो ये 17% ज्यूइश उठ के इजराइल चले गए। तो इसीलिए इजराइल, आप इस बार में देखें ही होंगे कि इजराइल में भी प्रो रशियन सेंटिमेंट्स हैं। क्यों? और इसी वजह से वहाँ का जो प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है नफ्ताली बेनेट, वो वो रसिया के समर्थन में भी कहते हुए बात नज़र आए, ताकि दुनिया रसिया की बात भी सुने, क्योंकि दुनिया सिर्फ एक पक्ष देख रही थी, जो पक्ष था यूक्रेन का। तब वापस से लौट के आ जाते हैं कि आखिर पुतिन ने माफ़ी क्यों मांगी। तो मैंने आपको बताया था शुरू में कि उनके विदेश मंत्री हर 3-4 महीने में कुछ ना कुछ ऐसे टिप्पणियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से पुतिन को माफ़ी मांगनी पड़ती है या फिर उसको संभालना पड़ता है। तो इस बार भी पुतिन ने ज्यूइश कम्युनिटी, जो 17% रशियन स्पीकिंग ज्यूइश कम्युनिटी जो इजराइल में है, उनके खिलाफ कुछ टिप्पणी कर दी कि ज्यूइश भी एक नाजीवादी मानसिकता से पीड़ित लोग हैं, ये भी नाजी ही हैं और ये भी नाजी के तौर पे ही संहार करते हैं। दरअसल ज्यूइश जो कम्युनिटी, यहूदी जो कम्युनिटी है इजराइल की, जब इनका संहार हुआ था तो इसको करने वाला हिटलर था और हिटलर का ही सोच था नाजिज्म, और नाजी जर्मनी हिटलर की ही जर्मनी को ही कहा जाता है। और ये बोल दिए ज्यूइश को ही नाजी, जो नाजियों से ही प्रताड़ित था। इसीलिए इस तरह की जो चीज़ हुई, इसकी वजह से पुतिन को इजराइल को सॉरी बोलना पड़ा।